नमस्कार। हेल्थ ओपीडी के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज वर्ल्ड हॉस्पिस एंड पैलिएटिव केयर डे है। बहुत अलग तरह का विषय है, बहुत सारे लोग इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जानते हैं और यही सारे जो तमाम सवाल हैं इस विषय से जुड़े, इस पर आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ी हैं डॉक्टर सुवर्षा खन्ना। मैम बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू। जी, मैं बता दूँ कि डॉक्टर खन्ना डायरेक्टर हैं धर्मशिला राहत मेडिकल सेंटर के। बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इनको, इन्होंने बहुत तरह-तरह के काम किए हैं। धर्मशिला मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम सब लोग जानते हैं, कैंसर में बड़ा नाम है। वो भी इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है और अब ये पैलिएटिव केयर में काफ़ी काम कर रही हैं। सबसे पहले डॉक्टर खन्ना मैं जानना चाहती हूँ कि पैलिएटिव केयर अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे लोगों को अभी भी क्लियर नहीं है कि पैलिएटिव केयर एक्चुअल में होता क्या है? आप सब जानते हैं कि केयर का मतलब तो देखभाल है ही। तो पैलिएटिव जब हम कहते हैं तो पैलिएशन का मतलब है सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देके इंसान की ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। तो फिर आप कहेंगे ये तो हर जगह पे होता है, फिर पैलिएटिव केयर में क्या है, बाकियों में भी क्यों नहीं? तो ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना है, दिस इज़ फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ेज़ के साथ, सीरियस डिजीज़ेज़ के साथ जो है वो फाइट कर रहे हैं, वो और उनके परिवार वाले। तो परिवार वालों का भी बैंड बजता है और पेशेंट का बैंड तो बचा ही होता है जब सीरियस डिजीज है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है और वो क्योर नहीं हो सकती है। तो उस वक़्त इन लोगों के लिए रिलीफ देना, उनको सिम्प्टोमेटिक उनके सिम्पटम्स को दूर करना, और उनके सिम्पटम बहुत खतरनाक होते हैं। पेन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर व्हिच एवरीबॉडी वांट्स टू गेट अ रिलीफ। तो पेन जो कि होती है वो फिजिकल पेन तो होएगी क्योंकि कैंसर है, हड्डियों में पहुंच गया तो फिजिकल पेन तो होएगी। लेकिन इस फिजिकल पेन के साथ जो इमोशनल पेन है, जो साइकोलॉजिकल पेन है, जो स्पिरिचुअल पेन है, जो सोशल पेन है, जो फाइनेंशियल पेन है, उसका कंपोनेंट भी बहुत हाई होता है। तो इसलिए खाली पेन नहीं होती, और इन बीमारियों के साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, और भी काफ़ी सिम्टम्स होते हैं, तो वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बर्दाश्त के बाहर हो जाते हैं। और ऐसे में लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ तक कि सुसाइड अटेम्प्ट करने के ऊपर भी चले जाते हैं। तो ये पेशेंट जो हैं, इनको जो हम केयर देते हैं, वो स्पेशल किस्म की केयर होती है, उसको हम पैलिएटिव केयर कहते हैं। जी, डॉक्टर खन्ना हम लोग अभी जानना चाहेंगे ये किस स्पेशल किस्म की केयर की बात आप कर रही हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरे मन में है, चूँकि जैसा मैंने अभी बताया कि आज वर्ल्ड हॉस्पिस एंड पैलिएटिव केयर डे है, क्या फ़र्क है दोनों के बीच में? Palliative care starts when the diagnosis is made that the disease cannot be cured, right from the beginning. क्योर से भी पहले हम कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड की स्टेज का कैंसर है, तो हमें पता है कि हम उसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन जब वो थर्ड और फोर्थ स्टेज में होता है, तो हम कंट्रोल तो कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। तो पैलिएटिव केयर स्टार्ट्स विद साइमल्टेनियसली कि जब कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है, उसी से पैलिएटिव केयर इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि जो ट्रीट करने वाला कैंसर, उसका फोकस जो है वो खाली फिजिकल रोग के ऊपर है, एक्यूट केयर के ऊपर है। जो क्रॉनिक केयर है, जो पैलिएटिव केयर है, जो लॉन्ग टर्म केयर है, जिसके कंपोनेंट मैंने पहले आपको बताए कि उसमें इमोशनल भी है, साइकोलॉजिकल भी है, सोशल भी है, स्पिरिचुअल भी है। अब इनकी कैंसर स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग तो खाली उसी चीज़ के लिए हुई है ना, जिस सिस्टम का कैंसर है। तो उनके पास इतना टाइम नहीं है, और उनका नेचुरली उनका हमेशा से फोकस ये रहेगा कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्योर कर सकता हूँ करूँ। अब इन लोगों के दिमाग के अंदर 50,000 सवाल हैं, वो सवालों का जवाब देने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो वो जो सवाल जवाब देते हैं, वो होते हैं पैलिएटिव केयर एक्सपर्ट्स। तो वो ये लोग आजकल पैलिएटिव केयर की एमडी भी होती है, पैलिएटिव केयर की फेलोशिप भी होती है, पैलिएटिव केयर की डीएनबी भी होती है। ये थोड़ा-सा सब्जेक्ट जो है वो बड़े रिसेंटली शुरू हुई है। ये डिसिप्लिन, पैलिएटिव केयर का डिसिप्लिन पहले नहीं था, अभी है। तो ये पैलिएटिव केयर एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको कि पता है कि मेरे को बीमारी के बिल्कुल डिटेल उसकी असेसमेंट करनी है कि उसको क्या-क्या है। और फिर उसके साथ-साथ जो उसकी फिजिकल प्रॉब्लम है, जो इमोशनल सारी प्रॉब्लम है, उसके साथ-साथ उसकी रिलीजियस प्रॉब्लम भी है, उसकी कल्चरल प्रॉब्लम्स ही हैं। तो ये सारी की सारी ज़रूरतें जब तक हम उसकी पूरी नहीं करेंगे, एग्ज़ाम्पल के लिए आपने पेन रिलीफ के लिए मॉर्फिन दे दी, मॉर्फिन की डोज़ बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, वो कहता दर्द नहीं हट रहा, दर्द नहीं हट रहा, थोड़ा कम हुआ है, पूरा नहीं हट रहा। उसका कारण ये है कि
पेन का कंपोनेंट जो फिजिकल है वो शायद 25 या 30% है, जो बाकी कंपोनेंट है पेन का, जो साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल है, वो ज्यादा है। तो जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। अब कैंसर स्पेशलिस्ट तो इन चीज़ों को एड्रेस नहीं कर सकता, इसलिए पैलिएटिव केयर की जरूरत होती है। तो पैलिएटिव केयर डायग्नोसिस के शुरू से में शुरू की जाती है और टिल द लास्ट ब्रेथ पैलिएटिव केयर चलती है। वेयर एज हॉस्पिस केयर जो है वो जिस वक्त हमें पता चल जाता है कि ना तो ये डिजीज कंट्रोल होने वाली है, मतलब मुझे कोई कीमोथेरेपी से फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई प्रोसीजर करने से फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी से भी फर्क नहीं पड़ने वाला, अब पेशेंट हाथ से निकल रहा है, अब उसकी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 6 महीने रह गई है। वेयर पैलिएटिव केयर के अंदर तो लोग दशक तक जी जाते हैं, 10 साल 15 साल भी निकाल जाते हैं। अब हॉस्पिस के अंदर जो है कि फिर हम सब दवाइयाँ ववाइयाँ सब बंद कर देते हैं, सिवाय पेन किलर और उनकी बस उनको प्यार के साथ उनकी जो ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतों को पूरी करो, जो और साथ साथ में उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके केयर टेकर्स हैं, उनका भी ध्यान रखो। वो तो हम पैलिएटिव केयर में भी रखते हैं और हॉस्पिस में भी रखना पड़ता है, लेकिन बेसिकली यू आर प्रिपेयरिंग द पर्सन फॉर द डेथ, द फैमिली ऑल्सो एंड द पेशेंट ऑल्सो। जी, बहुत ही आसान भाषा में आपने समझाया कि क्या फ़र्क होता है। कहीं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न लोगों में होता है और बहुत क्लैरिटी नहीं थी, बट आई होप कि आपका ये जवाब सुनने के बाद लोगों को समझ में आएगा कि हॉस्पिस और पैलिएटिव केयर में बेसिक फ़र्क क्या है। आपने चूँकि बात की स्पेशल केयर की, स्पेशल केयर में आप थोड़ा-सा अगर मुझे डिटेल में बता पाएँ कि किस तरह का स्पेशल केयर होता है? मान लीजिए आपने अभी बताया कि मेंटल इश्यूज़ होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, सोशल इश्यूज़ होते हैं, तो उस तरह के इश्यूज़ को कैसे डील किया जाता है? देखिए, ऐसा है कि जो सिम्पटम्स होते हैं पेशेंट के, वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसको बीमारी क्या है। जैसे मैंने बोला लेट स्टेज के कैंसर है, हार्ट डिज़ीज़ के पेशेंट हो सकते हैं, जिनके अंदर लेट स्टेज का हार्ट फेलियर है, ना वहाँ पे हम स्टेंट डाल सकते हैं, ना हम वहाँ पे आपको बाईपास सर्जरी कर सकते हैं, ना पेसमेकर लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते? वो हमारे मेडिकल रीज़न होते हैं। लेकिन कई दफ़ा हम लगा सकते हैं, लेकिन पेशेंट मानता नहीं लगवाने के लिए, वो तैयार नहीं है। लेकिन उसको सिम्पटम तो दुनिया भर के हैं, उसके हार्ट हार्ट रिलेटेड सिम्पटम्स हैं। अब कैंसर वाले के किस स्टेज का कैंसर है, कौन से शरीर के हिस्से का कैंसर है, उसके सिम्पटम्स हैं। पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिज़ीज़ होती है, तो उसके सिम्पटम्स अलग हैं। पेट का कैंसर है, उसके सिम्पटम अलग हैं। सिरोसिस है, उसके अलग हैं। अगर मेरे को पैरालिसिस हो गया है, स्ट्रोक हो गई, उसके सिम्पटम्स अलग हैं। तो अब पेशेंट की हमें पूरी की पूरी एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी होती है, जिसके अंदर हमें कुरेद के निकालना पड़ता है कि उसको फिजिकल सिम्पटम्स क्या हैं और बाकी अदर एसोसिएटेड सिम्पटम्स क्या हैं। जब तक हम कुरेद के पूरी हिस्ट्री ना निकाल लें, तो उसका इलाज संभव नहीं होता। एक्यूट पेन में आया तो पेन तो रिलीफ करना ही करना है। उसका सांस नहीं आ रहा, उसको सांस तो दिलाना ही दिलाना है। उसका हार्ट रेट बहुत तेज जा रहा है, उसको कंट्रोल करना ही करना है। उसको एक्यूट डायरिया हुआ है, वो खा नहीं सकता, वो एक्यूट तो हमने कर लिया, वो तो हमने घंटे 1.5 घंटे के अंदर कर लिया, लेकिन उस वक़्त हम उसको पेशेंट को इतना कुरेद भी नहीं सकते, क्योंकि उसकी हालत ही नहीं है कि वो पूरा कुरेद करकेगा। जिस वक़्त हम पेशेंट को सेटल कर लेते हैं, उसका सिम्प्टोमेटिक रिलीफ दे देते हैं, फिर उसका इंटरव्यू डिटेल घंटों चलता है। पेशेंट का अलग चलता है, पेशेंट की फैमिली का अलग चलता है। कई दफ़ा होता है कि पेशेंट की फैमिली कुछ और बोल रही है, पेशेंट कुछ और बोल रहा है। दोनों के अंदर अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर भी गड़बड़ हुई हुई है। वो भी देखने हैं हमें। इट इज़ नॉट ओनली कि पेशेंट को देखना है, उनके पर्सनल रिलेशन को भी देखना है। फिर वो पूरा का पूरा कुरेद के, दोनों तरफ से कुरेद के, देन वी काइंड ऑफ लिस्ट डाउन कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं। फिजिकल ज़रूरतें क्या है, इमोशनल क्या है, स्पिरिचुअल क्या है, ब्लड चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या चाहिए, खाने का क्या करना है, खाना मुंह से दे सकते हैं कि कैसे करना है। वो एक डिटेल केयर प्लान बनाता है। उस डिटेल केयर प्लान के अंदर वो हम पेशेंट को बताते हैं कि ये आपका डिटेल केयर प्लान हमने बना लिया है लॉन्ग टर्म। वो लॉन्ग टर्म के अंदर हम उनको ये भी समझा जाते हैं कि आगे जाके ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो प्रिवेंशन का एस्पेक्ट भी उनको बता देते हैं कि ये ना होने दें, उसके लिए हमें क्या-क्या करना है। ये भी समझाया जाता है, ये भी समझाया जाता है। और उनके एक्यूट सिम्पटम्स को कंट्रोल करके फिर हम कहते हैं कि अब घर जाइए। अब घर के अंदर आप हमारे कॉन्टैक्ट में रहिए और जैसी बीमारी है उसके ऊपर किसी मान लीजिए किसी को इनटेक आउटपुट चार्ट चाहिए, तो उनको हम सिखा देते हैं। मॉर्फिन की डोज़ हमने रेगुलेट कर दी या किसी और दूसरे पेन किलर की डोज़ हमने रेगुलेट कर दी।
डोज कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी होती करनी पड़ेगी घर में। ऑक्सीजन चाहिए तो कितने लीटर चाहिए, कितना फ्रीक्वेंटली चाहिए, कितनी ऑक्सीजन सैचुरेशन पे क्या करोगे, वो करना है। तो उनके घर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम कैसे क्रिएट करना है, वी हेल्प द फैमिली टू डू दैट। वी ट्रेन द इंडिविजुअल्स आल्सो, जो केयर टेकर्स है, अगर फैमिली वाला नहीं कर सकता तो उसका कोई दूसरा पेड वाला केयर टेकर है, उसको भी हम ट्रेन करते हैं कि घर में क्या करना है। और साथ में कि अगर ये हो जाए तो फट हॉस्पिटल में आना। एग्जाम्पल के लिए, मेरे को कैंसर पूरी जिस्म के अंदर फैला हुआ है और मेरी रीढ़ की हड्डी में भी पहुंचा हुआ है। अब पेशेंट को समझा दिया जाता है कि जब तक तो आप चल फिर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप खड़े हुए और आपको लगा कि आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, आपको लगता है मैं खड़ा नहीं होने सकता, तो हो सकता है पैरालिसिस होने वाला है। उस वक्त आप घर में बैठ के फोनों की इंतजार नहीं करिए, गाड़ी पकड़िए और जल्दी से आ जाइए। उस वक्त हम इवेलुएट करेंगे, और अगर लोकल रेडिएशन देने की ज़रूरत है ताकि उसको ट्यूमर को श्रिंक करा जा सके, तो हम उसको श्रिंक कर देंगे और उससे पैरालिसिस से बचा लिया जाएगा। तो खाली ये नहीं है कि मतलब ये पैलिएटिव केयर का मतलब है कि उसे 15 साल जीना है या 10 साल जीना है, तो उसको पैलिएटिव केयर सेंटर में रखना है, नहीं। उसके जो एक्यूट सिम्पटम्स हैं उनको रिलीज़ करना है, उनको ट्रेन करना है कि घर में जाके क्या-क्या करना है, और प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या लेने हैं, और व्हाट टू एंटिसिपेट, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पेशेंट से पूरी बातें इतनी खुल के हम नहीं करते, लेकिन रिलेटिव्स को और केयर टेकर्स को हम पूरी की पूरी बात समझा देते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना। तो सिम्पटम मैनेजमेंट जो है वो बहुत-बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कोई बने गुज़ारा नहीं चलेगा। डॉक्टर खन्ना, चूँकि जब पैलिएटिव केयर की बात होती है तो अक्सर कैंसर के बारे में बात होती है, लेकिन कैंसर आपने हालाँकि ज़िक्र किया था बीच में, कैंसर से इतर और कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जो कि पैलिएटिव केयर के अंदर उसमें ट्रीटमेंट होता है, या फिर कह सकते हैं कि जहाँ पे पैलिएटिव केयर की ज़रूरत होती है? देखिए जी, सबसे पहले जो हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट हू रिक्वायर पैलिएटिव केयर इज़ द हार्ट पेशेंट। नंबर 2 आता है कैंसर का। नंबर 3 आता है आपकी किडनी फेलियर है, लिवर फेलियर है, सिरोसिस है, पार्किंसनिज़्म है, डिमेंशिया है, डिसेबिलिटीज़ हैं। एक बंदा छत से गिर गया, छोटी उम्र का बंदा गिर गया, वो टोटली पैरालिटिक हो गया, हाथ भी नहीं चल रहे, पैर भी नहीं चल रहे, टोटल डिसेबिलिटी पे हो गया। तो उसको भी पैलिएटिव केयर करा के, उसको भी उस लाइन पे लगा के, रिहैब करके, उसको जितना आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, उसको आत्मनिर्भर बनाया जाता है। जीरियाट्रिक्स वाले पेशेंट्स हैं, उनको छोटी-मोटी बीमारियाँ, डायबिटीज़ है, फलाना-ढींगा है साथ में। अब ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज़ हो गई हैं, वो चल फिर नहीं सकते, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो उनको भी थोड़े दिनों के लिए बुला के उनकी रिहैब के अंदर उनको करा के, फैमिली को ट्रेन करा के कहा जाता है कि कैसे करेंगे, और फिर उनको भी घर में भेज दिया जाता है। एक्यूट प्रॉब्लम हो, आ जाओ, प्रॉब्लम सेटल करके हम भेज देते हैं, बट स्टे इन टच। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप का है, रोज के रोज रिपोर्ट दे दो, मेरे ये पैरामीटर्स है, मेरा हार्ट रेट ये है, मेरा ब्रीदिंग रेट ये है, मेरी ऑक्सीजन सैचुरेशन ये है, मेरा इनटेक मेरा ये है, मेरा आउटपुट ये है, मेरे को उल्टी आई कि नहीं आई, डायरिया हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो करने पड़ते हैं। कई लोगों को ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, किसी को प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, किसी को निमोनिया वैसे ही हो गया, फ्लू हो गया, कुछ हो गया, तो उनको बुला के उनका वो जो भी जैसे नॉर्मल हम सबों को बीमारी होती है, तो वो लाके उनका बीमारी को ठीक करना होता है। तो वी ट्रीट द इंडिविजुअल नॉट द डिजीज़। व्हेयरएज़ जो मेन स्ट्रीम हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे हमारा फोकस डिजीज़ को क्योर करने का होता है, पेशेंट के ऊपर नहीं है। मैं हार्ट वाली हूँ, तो मैं सिर्फ़ हार्ट के ऊपर ही कंसंट्रेट करूँगी, उसके बाद जाओ दूसरे से जाके पूछो। दिमाग वाली हूँ तो दिमाग की बात करूँगी, ईएनटी वाली हूँ, ईएनटी की बात करूँगी, बाकी चीज़ की लेकिन पैलिएटिव केयर में हमें ए टू ज़ेड पूरे के पूरे इंसान के पूरे सिर से लेके पैर तक उसकी सारी चीज़ों को फिज़िकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल पूरा का पूरा इंसान फोकस शिफ्ट फ्रॉम द डिज़ीज़ टू द पेशेंट एंड द बहुत केयर। बढ़िया। जी। वाक़ई आपकी बातचीत से लग रहा है कि यहाँ पे इलाज से ज़्यादा देखभाल या केयर की बात हो रही है। जी। डॉक्टर खन्ना, कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि इस विषय से जुड़ी हो, जो हमारे दर्शकों को पता होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ है कि जो चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि मरीज़ का इलाज हो रहा है, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास हो रहा है, चाहे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास हो रहा है, या सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास हो रहा है, या पल्मोनोलॉजिस्ट के पास हो रहा है। अब जो ट्रीटिंग पर्सन है उसको पता चल जाता है कि मैं कंट्रोल तो कर सकता हूँ, क्योर नहीं कर सकता, मगर वो उस स्टेज के अंदर पैलिएटिव केयर वालों को इन्वॉल्व नहीं करता।
तो ये मैं सबसे कहना चाहूँगी कि जिस वक़्त आपको पता चल जाता है कि डिज़ीज़ एडवांस्ड है, पर कंट्रोल तो की जा सकती है, क्योर नहीं की जा सकती, तो बीमारी को इतना आगे ना बढ़ो कि कंट्रोल ही ना हो सके, तो आप फिर हॉस्पिस वाली स्टेज में मत पहुँचो। क्योंकि आप कंट्रोल वाले स्टेज में आओगे, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर देंगे, आपको सिम्पटम्स रिलीव कर देंगे, आपको कंफर्टेबल कर देंगे। रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, किसी की भी ज़रूरत है, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाएँगी। वो करके आपको आत्मनिर्भर करने की कोशिश करेंगे जल्दी। जितना लेट होता जाएगा, वो आपके लिए भी मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल है। तो मुश्किल या क्या होती है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि रोगी को आदत पड़ी हुई है एक फलाँ डॉक्टर के पास, उसके ऊपर फेथ हो गया हुआ है। वो साल से जा रहा है, 2 साल से जा रहा है। अब वो डॉक्टर बदलना नहीं चाहता और डॉक्टर जो है उनको वो बताता नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि ठीक है, चल ही तो रहा है। ऑल्दो कि वो बाकी चीज़ें एड्रेस नहीं कर पा सकता, वो बताता नहीं। तो वो देर हो जाती है, वो देर मत करिए। ये मत करिए कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब चले जाइए पैलिएटिव केयर के पास। तो फिर वो पैलिएटिव केयर नहीं रह गई, वो हॉस्पिस रह गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि क्या किस तरीके के से आप वक़्त पे जाते हैं। जैसे अमूमन सारी बीमारियों में कहा जाता है कि टाइम पे पहुँचना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपकी बिल्कुल। बीमारी लंबी चलनी है और उसका इलाज लंबा चलना है, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप वाक़ई वक़्त पे जाएँ ताकि आपकी स्थिति जो है, जो आपकी लाइफ़ है, वो लाइफ़ स्पैन जो है, वो अच्छी तरीके से आप उसको जी पाएँ। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सवालों के जवाब दिए, अपना वक़्त हमें दिया, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी मैम, आप कुछ और एक कहना चाहती हैं? जी। हाँ, ऐसा होता है कि जब एंड स्टेज में लोग पहुँचते हैं, तो वही डॉक्टर जो है उनको आईसीयू में भर्ती कर लेते हैं। खामख़ा में वेंटिलेटर पे डालते हैं, खामख़ा में आईसीयू में डालते हैं। ना आईसीयू की ज़रूरत है, ना वेंटिलेटर की ज़रूरत है। उनको सीधी-सादी पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है और उसमें जाके उनकी हालत और बिगड़ती है। खामख़ा की ट्यूब कहाँ यहाँ डाली हुई है, कहाँ वहाँ डाली हुई है। खर्चा बेतहाशा और बंदा क्या कहते हैं बद से बदतर हो जाता है, बद से बदतर हो बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, आईसीयू के केयर वाले बंदे आते हैं, फिर रिश्तेदार तंग होके वहाँ से निकाल के फिर हमारे पास लेके आते हैं और वो 50% इम्प्रूवमेंट तो 24 घंटे के अंदर होती है आईसीयू के बाहर निकलने से। 50% इम्प्रूवमेंट हो जाती है और धीरे-धीरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाती है क्योंकि इस वक़्त उनको आईसीयू की ज़रूरत नहीं है, उसको प्यार की ज़रूरत है। आईसीयू में उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। आईसीयू में उनकी ज़रूरत वो डॉक्टर का जो प्रोटोकॉल है वही चलेगा, दूसरा कुछ नहीं चलेगा। तो उनकी जो बाकी ज़रूरतें हैं वो पैलिएटिव केयर वाले बंदे कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। जी, डॉक्टर खन्ना बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हमारे दर्शकों को। हमसे जुड़ने के लिए, अपना वक़्त देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, नमस्कार।